नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CNC BMC क्लासेस। गाइस, आज मैं फिर से एक बार आपके बीच में हाजिर हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल कंटेंट लेके। 3M क्या होता है, मुदा मुरा मुरा, ये कहाँ से आए थे, इन पे हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस आज। सो बने रहिए हमारे साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। थैंक्स। वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, आज हम जो जानेंगे वो क्या जानेंगे, 3M सबसे पहले कहाँ हुआ, किस देश में डेवलप हुआ, 3M का फादर कौन है, कौन सी कंपनी ने इसको डेवलप किया, क्या बेनिफिट है, इसके रीजन क्या है इसको डेवलप करने के, सब कुछ A to Z इंफॉर्मेशन 3M के बारे में जानेंगे। मैं गारंटी देता हूँ अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया गाइस तो इसके बाद कोई भी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम जानेंगे 3M की हिस्ट्री, यानी डेफिनेशन जानेंगे। डेफिनेशन ऑफ 3M, 3M होता क्या है इसकी डेफिनेशन जानेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, डेफिनेशन। सो गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैंने इसकी डेफिनेशन पूरी कर दी है। 3M इज ए जापानीज कंसेप्ट। 3M क्या है, जापानीज कंसेप्ट है, विच इज मेड बाय 3M लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, जो अंग्रेजी भाषा के 3M से मिलकर बना है। क्या है, 3M इज जापानीज कंसेप्ट विच इज मेड बाय 3M लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, जो अंग्रेजी भाषा के 3M लेटर के मिलने से बना है। अब जो कौन कौन से एम है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। फर्स्ट एम का मतलब होता है मुदा, सेकंड इज मुरा एंड थर्ड इज मुरी। तो तीनों एम मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब हम इसकी हिस्ट्री जानेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है। नेक्स्ट जो हमारा हिस्ट्री। तो गाइस, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो इसकी हिस्ट्री है 3M की वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। 3M वाज डेवलप्ड इन जापान इन द ईयर 1992। तो आपको पता चला कि 1992 में 3M को जापान ने डेवलप किया था। ताइची ओनो एंड इजी टोयोटा डेवलप्ड दिस कंसेप्ट, यानी इस सिस्टम को, 3M सिस्टम को जो सबसे पहले डेवलप किया था वो कौन सी कंपनी थी, टाइची ओनो एंड इजी टोयोटा ने डेवलप किया था। किसके लिए किया था, कंसेप्ट डेवलप किया था इन TPS टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के थ्रू। इस कंसेप्ट को इन्होंने क्या किया था, डेवलप किया था 1992 में। आपको इसकी हिस्ट्री पता लगी है, TPS टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के द्वारा इसको डेवलप किया गया। आपको इसकी इस बिहेव पे अगर हम देखें तो इसका जो फादर है, इसको डेवलप करने वाला वो कौन है, ताइची ओनो एंड इजी टोयोटा। तो टाइची ओनो को ही इसका फादर होने का श्रेय जाता है कि 3M को डेवलप करने वाला जो कंपनी थी वो टाइची ओनो थी। तो आपको इसकी हिस्ट्री पता लगी। अब हम जानेंगे इसका एम, क्यों डेवलप किया गया था, रीजन, एम ऑफ डेवलप। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एम ऑफ डेवलप। इसका जो एम था वो क्या था, इसका जो एम था वो था ध्यान देना दोस्तों, एलिमिनेट और मिनिमाइज ऑफ वेस्टेज। एलिमिनेट मतलब खत्म करना और मिनिमाइज कम करना, किसको, और बेस्ट को कम करने के लिए और खत्म करने के लिए इसको सिस्टम को डेवलप किया गया था। यही एक एम, मैन एम था। कहां से करना था वो सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से। किससे, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से। एलिमिनेट वेस्टेज को खत्म करना या कम करने के लिए किसको जन्म दिया गया था, 3M सिस्टम को। तो ये इसकी हिस्ट्री थी और ये इसका एम था इसको डेवलप करने का। आगे बात करते हैं हम 3M है, उनका मीनिंग क्या है नेक्स्ट। तो गाइस मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो इसका मीनिंग होता है 3M का वो क्या होता है प्रॉपर तरीके से। ये जो जापानीज में लिखा हुआ है मुदा मुरा मुरी, ये क्या है, जापानीज में है। अब हम अगर इसकी इंग्लिश में बात करेंगे तो मुदा का मतलब होता है दोस्तों वेस्ट। वेस्ट वेस्ट अगर हिंदी में बात करें तो बेकार, बेकार या बेकार करना। बेकार करना, गमाना, व्यर्थ करना। मुरा का जो मतलब होता है गाइस, मुरा, इसको क्या बोलते हैं, इरेगुलरिटी।
इरेगुलरिटी, असमानता, हिंदी में बात करें तो क्या बोलेंगे, असमानता। और बोल सकते हैं अनियमितता, अनियमितता, असमानता, समान न होना, ऐसा भी बोल सकते हैं, समान न होना। ठीक है गाइस, आपको पता चल चुका है। अब हम बात करते हैं मुरी। मुरी क्या होती है, ओवरबर्डन या स्ट्रेन बोलते हैं इसको हम कई बार, STRAIN, स्ट्रेन। और क्या बोलते हैं, ओवरबर्डन। अत्यधिक लोड, अत्यधिक लोड बोले या क्या बोले, ओवरलोड भी बोल सकते हैं। ओवरलोड, अत्यधिक लोड, ओवरलोड। अत्यधिक लोड या ओवरलोड हम इनको बोल सकते हैं। या हम ऐसे बोले अधिक भार डालना, अधिक भार डालना, डालना। तो गाइस ये था इनका मीनिंग। अब हम समझेंगे होते क्या है। ये तो हमने समझा दिया मैंने आपको कि ये जापानीज में है, ये इंग्लिश में इनको वेस्ट बोलते हैं, और इरेगुलरिटी असमानता बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं, ओवरबर्डन बोलते हैं। तीनों को बता दिया है, हिंदी ही बता दिया है। अब इनका मीनिंग क्या होता है, वेस्ट जो मुद्दा होते हैं, वेस्ट। अब हमें समझना पड़ेगा गाइस वेस्ट क्या है। सबसे पहली चीज है हमारी वेस्ट। इसका एग्जांपल मैं समझ लूंगा, वेस्ट है क्या, वेस्ट क्या होता है। तो मैं आपको पहले बता दूं वेस्ट। तो गाइस यहां तक आपको क्लियर है। अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक कर दें वीडियो को। तो मैं अभी आपको बताता हूं कि इसका जो विदा होता है यानी कि वेस्ट होता है, वेस्ट ये क्या होता है, बेकार। इसकी मीनिंग क्या होती है, इसको कैसे समझेंगे कि हम क्या वेस्ट है क्या वेस्ट नहीं है। तो इसका जो प्रोसेस होता है, इसकी जो मीनिंग होती है, एनी एक्टिविटी इन योर प्रोसेस, any activity in your process that does not any value, any activity in your process that does not add, that does not add any value, any activity in your process that does not add any value to the product, to the product। और कहें, अगर हम इसको और कुछ लैंग्वेज में कहें तो क्या कहेंगे, or anything that add cost without adding value। समझ लो कि वेस्ट होता क्या, एनी एक्टिविटी इन योर प्रोसेस दैट डज नॉट ऐड एनी वैल्यू, यानी ऐसी क्रियाकलाप जो आपके प्रोसेस में कुछ ऐसी क्रियाकलाप जो कोई वैल्यू ऐड नहीं करते, वो क्या कहते हैं, जो कोई वैल्यू ऐड नहीं करते प्रोडक्ट में, वो क्या होती है, वेस्ट होती है। या हम दूसरी बात करें, एनीथिंग दैट ऐड, या कुछ ऐसा ऐड कर देता है कॉस्ट के रूप में, विदाउट एडिंग वैल्यू, बिना वैल्यू ऐड किए कुछ कॉस्ट ऐड करना क्या होता है, वेस्ट होता है। वेस्ट मतलब बेकार है। मैं आपको बता दूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। यहां पे क्या होता है, दो प्रकार की एक्टिविटी होती है। फर्स्ट होती है हमारी VA, जिसको हम बोलते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं, फर्स्ट होती है VA
वीए क्या होती है? वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन एक्टिविटीज को हम बोलते हैं। और दूसरी जो होती है हमारी वो गाइस, उसको हम बोलते हैं एनवीए, यानी नो वैल्यू या नो वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन एक्टिविटी और एनबीए, नॉन वैल्यू एडिशन या नो वैल्यू एडिशन एक्टिविटी, ये क्या होती हैं? अब ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो जो वैल्यू एडिशन एक्टिविटी में इसकी बात करूं, सबसे पहले एक नंबर की वैल्यू एडिशन एक्टिविटी, वो क्या होती है? उसमें कुछ वैल्यू ऐड होती है। वैल्यू एडिशन, मान लीजिए आउटपुट ग्रेटर देन इनपुट। सिंपल सा फंडा है गाइस। अगर आपका जो आउटपुट है, यानी कुछ भी सही आपके प्रोसेस में आपका जो आउटपुट है वो आपके इनपुट से बड़ा है, यानी कुछ ऐड हुआ है वहां पे, तभी तो बड़ा हो गया ये इनपुट। मतलब हम कोई आउटपुट देते हैं तो पहले क्या लेते हैं? इनपुट लेते हैं। तो हमने क्या इनपुट लिया और इनपुट में कुछ चेंज किया तो क्या हो गया? आउटपुट हो गया। तो आउटपुट क्या है? अगर बड़ा है और बड़ा है यानी कुछ किया है आपने, तो वो क्या है होती है? ये होती है वीए, वैल्यू एडिशन एक्टिविटी। अब मैं बात करूं इनपुट की, मान लीजिए आप सेकंड नंबर की एनवीए की, तो आउटपुट यहां पे अगर मैं बात करूं, आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट, आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट, तो क्या हो गई है? एनवीए हो गई। एनवीए कैसे हो गई गाइस? कि आउटपुट जो है हमारी किसके बराबर है? इनपुट के बराबर है। इनपुट के बराबर है तो इसका मतलब कोई भी यहाँ पे वैल्यू एडिशन नहीं हुई है। अब कैसे होती है मैं इनको एक बार बता देता हूं। एनबीए क्या होता है? आपने सुना होगा गाइस, पीडीआई सुना है आपने? प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन। वहां पे क्या होता है कि पार्ट बनने के बाद, मतलब कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद पीडीआई में सिर्फ पार्ट चेक होते हैं, उनका विजुअल इंस्पेक्शन होता है और इंस्पेक्शन के दौरान उन पर कोई वैल्यू ऐड नहीं होती। जैसा पार्ट हम देते हैं वैसा ही पार्ट आगे वो आउटपुट देते हैं। जो मतलब पीडीआई वाले क्या करते हैं? जो इनपुट लेते हैं वही आउटपुट देते हैं। तो क्या है ये? एनबीए एक्टिविटी है। ये क्या है? एनबीए, नॉन वैल्यू एडिशन एक्टिविटी कहते हैं इसको हम। आउटपुट वीए आप जानते ही हैं कि कुछ भी प्रोसेस जिसमें हम वैल्यू ऐड करते हैं, यानी कि मान लीजिए आप पहले टर्निंग कर रहे हैं, आपके पास इनपुट क्या है? इनपुट मान लीजिए आपके पास टर्निंग का है, और टर्निंग के बाद में आपने क्या कर दिया? इसमें ड्रिलिंग, आपके पास ड्रिलिंग। तो जो आउटपुट है आपका वो ड्रिलिंग है। यहां पे क्या है? वैल्यू एडिशन हुई है, क्योंकि आपकी जो इनपुट थी वो टर्निंग की थी। टर्निंग के आपने पार्ट लिए थे तो वो इनपुट था, और आउटपुट आपका ड्रिलिंग है। ड्रिलिंग आपकी हो गई तो क्या है? इट मींस आउटपुट है, और आउटपुट है आपकी तो क्या है? वैल्यू एडिशन है, वीए है। यहाँ पे काम हुआ है, वैल्यू ऐड हुई है। जहां वैल्यू ऐड नहीं हुई है तो गाइस मुझे लग रहा है कि आपको वीए और एनबीए ये समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं कि जो वेस्टेज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। मैं यहाँ पे आपको जल्दी से बताना चाहूंगा। तो गाइस दो तरह के वेस्टेज होते हैं, नेसेसरी और अननेसेसरी वेस्टेज, ये आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं, तो गाइस फाइनली अगर हम बात करें तो टोटल हमारे जो प्रोसेस जो माने गए वो 7 टाइप्स की वेस्टेज माने गए। 7 टाइप्स की वेस्टेज होती है, वो कौन से लिख देता हूं मैं यहाँ पे, लिख देता हूं 7 टाइप्स ऑफ वेस्टेज। 7 टाइप के जो वेस्ट होते हैं वो कौन से होते हैं? इस कंसेप्ट को याद करने का जापानियों ने एक बहुत ही सिंपल फंडा बनाया था, जिसको हम बोलते हैं टिम वुड। क्या बोलते हैं? टिम वुड। मैं यहाँ पर लिख देता हूं टिम वुड। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, फर्स्ट लेटर है हमारा टी, तो यहाँ पे टी फॉर क्या होता है गाइस? ट्रांसपोर्टेशन।
ट्रांसपोर्टेशन हमारा जो फर्स्ट वेस्ट है। सेकंड हमारा जो है आप देख रहे हैं आप आई, तो सेकंड जो हमारा वेस्टेज है वो आई है। आई फॉर इन्वेंट्री होता है, इन्वेंट्री हमारा सेकंड वेस्टेज है। थर्ड है हमारा एम, तो एम फॉर क्या होता है मोशन, मोशन यानी कि घूमना। और फोर्थ है हमारा डब्लू, तो डब्लू फॉर क्या होता है वेटिंग। फिफ्थ नंबर का है हमारा ओ, इसको बोलते हैं हम ओवर प्रोसेसिंग। इसके बाद नेक्स्ट 6 नंबर का कंटिन्यू फिर ओ है, इसको बोलते हैं हम ओवर प्रोडक्शन। लास्ट है हमारा 7 नंबर का है वो है डी, तो इसको हम बोलते हैं डिफेक्ट। तो गाइस 7 टाइप के जो वेस्टेज थे जापानियों ने जिनको फर्दर क्लासिफाइड किया हुआ था टिम्बर्स कंसेप्ट के द्वारा, तो वो कौन से थे। ट्रांसपोर्टेशन, टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ऐसा ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए तो बहुत ही कम मात्रा में होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन कैसे वेस्टेज होता है इस पे मैं अभी आपको बता दूंगा। इसके बाद आपकी क्या होती है इन्वेंट्री, अगर आपने अधिक इन्वेंट्री की है तो इन्वेंट्री भी क्या है आपकी वेस्टेज में मानी जाती है। मोशन, आप खाली घूम रहे हैं। अब मैं आपको मोशन का एक एग्जांपल दिखा देता हूं गाइस, बिल्कुल जीता जाता एग्जांपल मोशन का कि खाली घूमना किसे कहते हैं। देखिए गाइस एक पिक्चर में आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 2 बैल हैं। ऊपर वाला क्या कर रहा है मोशन कर रहा है और नीचे वाला वर्क कर रहा है, हालांकि दोनों के घूमने की जो डायरेक्शन है वो सेम है। इसी प्रकार से क्या होता है हमारे कल्चर में भी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग में भी क्या होता है, कुछ लोग खाली घूमते हैं काम नहीं करते हैं, जबकि उनको काम करना चाहिए। इस तरह से आप देख पा रहे हैं एक बुल जो है खाली घूम रहा है, खूंटे से बंधा है, और दूसरा क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है वर्क। तो इस तरह से क्या करना है हमें, हमारे प्रोसेस में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जो कि हम खाली घूम रहे हैं। तो आपने मोशन का एक लैब एग्जांपल देख लिया। एक्स्ट्रा इन्वेंट्री जो होती है, इन्वेंट्री हमेशा क्या होती है वेस्टेज होती है, क्योंकि एक्स्ट्रा इन्वेंट्री में जितना इन्वेंट्री रखे होंगे वहां पे क्या होंगे डिफेक्ट हमेशा छुपे होते हैं, और रिएक्शन की मतलब जो कैपेबल रिएक्शन की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे डिबेटिंग। बेटिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बेटिंग क्यों वेस्ट माना गया है, बेटिंग इसलिए माना गया है, मान लीजिए एक ऑपरेटर है वो 10-20 घंटे बना रहा है, दूसरा वाला इससे नेक्स्ट वाला जो सेकंड ऑपरेटर है वो कितना बना रहा है 15 पार्ट बना रहा है, तो इसको 5 पार्ट नहीं मिल पा रहे, ये 5 पार्ट कम बना रहा है, तो क्या है इसको वेट करना पड़ रहा है कि भाई पीछे से मेटल दे, या कर रहा है स्टोर से मेटल नहीं आया तो क्या करना पड़ रहा है वेट करना पड़ रहा है वहां पे। तो हम क्या करेंगे, बेटिंग क्या है हमारी वेस्ट है, बेटिंग होनी नहीं चाहिए। ओवर प्रोसेसिंग क्या है, ओवर प्रोसेसिंग कर दिया आपने, मान लीजिए आपको जरूरत नहीं है। चलिए मैं ओवर प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं नॉर्मली मशीनों में हम जो पार्ट बनाते हैं उनमें क्या करते हैं, कई जगह हम चैम्फर लगाते हैं, तो चैम्फर में क्या होता है हल्की फुल्की बर आ जाती है, क्या आ जाती है बर। उस बर को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं बफिंग करते हैं। बफिंग आपने सुना होगा, बफिंग ऑपरेशन होता है एक बफिंग, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो सिर्फ अपने लिए करते हैं हम बफिंग। तो वो क्या है ओवर प्रोसेसिंग हो जाता है। ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन आपने मान लीजिए 500 पार्ट की जरूरत थी और आपने 1000 पार्ट बना दिया, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है उसमें के लिए, तो ये क्या है एक प्रकार से वेस्ट है। डिफेक्ट, रीवर्क, रिजेक्शन, ये क्या है आप जानते हैं, ये सब क्या है वेस्ट है। तो 7 टाइप्स के वेस्ट आपने समझ लिए। यहाँ पे एक वेस्ट और था मैं आपको बता दूं, आजकल जो वेस्ट हो चुके हैं गाइस वो 7 की जगह पे 8 वेस्ट हो गए। 8वां वेस्ट जो होता है वो होता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन, तो इंस्पेक्शन कैसे वेस्ट है इस पे आप जान ले। मान लीजिए इंस्पेक्शन, वही बात फिर से कर लेते हैं, पीडीआई में इंस्पेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, होना कुछ ऐसा चाहिए कि पार्ट मशीन पे ही बने और मशीन पे कंटिन्यू इंस्पेक्शन होने के बाद ही आगे निकले बाहर निकले।
तो ये क्या है, इंस्पेक्शन भी क्या है, एक वेस्टेज है। तो ये हमारी पैकिंग भी क्या है हमारे पास देखा जाए तो वेस्टेज है। तो ये क्या है, वेस्टेज है। तो आपने 8 प्रकार के कुल मिला के वेस्टेज समझ लिए हैं। अब मैं बात करता हूं गाइस नेक्स्ट। तो गाइस एक बार फिर से रिटर्न आ जाते हैं। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो क्या है, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको बता दूं। यहाँ पे एग्जाम्पल होते हैं वो क्या होते हैं। तो मुदा के जो मैंने फर्स्ट हमारा था क्या था, मुदा के अभी मैंने सारे आपको वेस्ट बताए थे। 7 टाइप्स के वेस्ट होते हैं और 8 टाइप के वेस्ट होते हैं। लेकिन जो मेन वेस्टेज होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, नेसेसरी और अननेसेसरी वेस्टेज। उसके बाद क्या होता है, उसमें 7 टाइप्स के जो वेस्टेज होते हैं वो टिम्बर सिस्टम के द्वारा हमने जान लिए कि कौन कौन से होते हैं। और एक कुछ और एक्स्ट्रा हो गया है, 8 टाइप का वेस्ट जो बन गया है वो इसमें इंस्पेक्शन ऐड हो गया है। अब हम बात करेंगे मुदा के बाद में मुरा की। तो मुरा का मीनिंग जैसा कि हमने बताया था, मुरा का मतलब क्या होता है, अनियमितता, समान न होना। अब समान न होना ऐसा हमारे प्रोसेस में क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास 2 ऑपरेटर हैं। एक ऑपरेटर पे हमारे पास बहुत ज्यादा लोड दे दिया हमने इसको, सॉरी लोड की बात नहीं करेंगे। एक ऑपरेटर हो सकता है हमारी 2 मशीनें चला रहा है और एक ऑपरेटर 1 मशीन चला रहा है या बिल्कुल खाली घूम रहा है। तो क्या है, ये अनियमितता हो गई, यानी कि क्या है, वो गलत सिस्टम है। आपको समान रखना चाहिए, अनियमित नहीं करना चाहिए। जो ऑपरेटर एक मशीन सीएनसी चला रहा था दूसरा वाला भी एक ही मशीन चलाना चाहिए गाइस। अगर आपका जो प्रोसेस कहता है कि आपने जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल होना चाहिए आपका, तो वो अनियमितता नहीं होनी चाहिए। अब मैं दूसरे एग्जांपल की बात कर लूं। मान लीजिए आपके पास क्या है, आपको कोई मटेरियल है जो आपको ट्रांसपोर्ट करना है और आपके पास 2 ट्रक हैं। ठीक है गाइस, मैं मान लेता हूं ये कोई मटेरियल है आपका और आपके पास 2 ट्रक हैं, ट्रक 1 और ट्रक 2। इसमें क्या है गाइस, आपने इस 1 नंबर ट्रक को क्या काम किया, एक बॉक्स उठा के दे दिया ये वाला, और 2 नंबर ट्रक को क्या किया आपने, दोनों ट्रक समान है, इसको दे दिए 2 बॉक्स। तो क्या हो गया, ये एक पे ज्यादा लोड होगा और एक पे लोड कम होगा। या मान लीजिए यहाँ पे 3 है, मैं और कर देता हूं। तो यहाँ पे आपने एक को जो 3 दे दिए, ये 3 1 2 3 3 बॉक्स आपने एक ट्रक को लोड कर दिए और दूसरे पे कितना किया है, एक ही बॉक्स किया है। तो ये वाला ट्रक क्या होगा, अनियमित लोड हो गया इस पे, इसकी कैपेसिटी से इसकी से ज्यादा लोड हो रहा है, अनियमित लोड हो गया। तो हम इसको क्या बोलते हैं, मुरा बोलते हैं। अब हम बात करते हैं आगे मुरी की गाइस। तो मुरी क्या होती है वो भी समझ लीजिए आप। मुरी को हमने बताया था कि मुरी में होता है ओवरबर्डन या स्ट्रेन या ओवरलोड। जैसे कि हमने मान लीजिए किसी ऑपरेटर पे बहुत ज्यादा लोड कर दिया, उससे क्या होगा, ऑपरेटर जल्दी से थक जाएगा और वो काम नहीं कर पाएगा। किसी मशीन पे हमने एक्स्ट्रा लोड दे दिया तो मशीन पे क्या ब्रेकडाउन चली जाएगी, उससे हमें क्या दिक्कत हो जाएगी। मान लीजिए फिर से वही एग्जांपल रिपीट कर लेते हैं। एक गाड़ी है जिसकी कैपेसिटी, मान लीजिए एक ट्रक है जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 2 टन की। अगर इस ट्रक को हमने 4 टन मेटल दे दिया और लोड इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए बोल दिया, इसकी जो कैपेसिटी कितनी की थी, 2 टन की, हमने 4 टन दे दिया, तो क्या चल पाएगा, ये चलेगा। लेकिन क्या होगा, इसको रास्ते में ही पलटने का, टायर फटने का डर रहेगा। तो क्या करना चाहिए, हमें इस तरह का ओवरलोड कहीं भी नहीं देना चाहिए। तो गाइस ये था इसका एग्जांपल। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक करो वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।